Hello friends and students. So this is the unit 5 and the chapter is 15, and this is the first part of this video. In this video we will learn about definitions regarding the digital presentation. So actually the name of this chapter is Introduction to Presentation Software. So we will learn about some definitions of the definitions related to the presentation software. Okay, and we will also learn some components of the presentations, characteristics of a good presentation. So we will cover all these things in this video. So let's start today's video. So this is our chapter 15. Name of this chapter is Introduction to Presentation Software. तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात आती है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और जो हमारी पूरी यूनिट है, इस पूरी यूनिट का भी नाम क्या है, आप यहाँ पे देखिए यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन. ओके, तो इस पूरी यूनिट में हमारे पास चैप्टर 15 से चैप्टर 20 तक हम कवर करेंगे. तो इस डिजिटल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, और ये लिखा है इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन. देखो सिंपल सा मतलब है प्रेजेंटेशन. नॉर्मली भाषा में हम जब बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप किसी और के सामने किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन. कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, किसी भी चीज़ को, कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई आप नया प्रोडक्ट लेके आए हो या कोई भी चीज़ है, वो दूसरों के सामने जब हम दिखाते हैं, उसको शो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन. ठीक है, अब बात होगी डिजिटल प्रेजेंटेशन. डिजिटल का मतलब डिजिटल वर्ड का मतलब आते हैं हम हमारे माइंड में क्या आता है कंप्यूटर. ठीक है, तो डिजिटल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसी प्रेजेंटेशन जो कंप्यूटर पर हम दिखाएंगे. ठीक है, तो डिजिटल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर पर जब कोई प्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ जो है उसको हम दूसरों के सामने जब शो करते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन. ओके, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. अब ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो अब क्योंकि जब कंप्यूटर पे हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई चीज़ यूजर्स के सामने शो करनी है, किसी और के सामने, ऑडियंस के सामने, ठीक है, कोई भी चीज़ है, मतलब हमें किसी और को दिखानी है, तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं. उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो, मतलब अपना मटेरियल को तैयार कर सकते हो. मान लो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये तो नहीं है ना आप एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने डाल दो, ठीक है, कि भाई ढूंढ लो तुम्हारे काम की कौन सी है. ओके, तो ये तो कोई एक अच्छा तरीका नहीं हुआ प्रेजेंटेशन का, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगी, बहुत ही ख़राब. तो कुछ सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप सिस्टमेटिक तरीके से एक एक इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस वाइज लोगों के सामने शो करा सको. तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. ओके, पहले तो जो नॉर्मली प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते थे, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स यूज कर लेते थे. ओके, जैसे पेज पर हमने कुछ बना लिया तो लोगों के सामने चार्ट, जैसे अपने जब आप छोटी क्लासेस में रहे होंगे तो कुछ स्कूल्स में स्पेशली जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ 10-15 साल पहले चले जाएं हम, तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, वो चार्ट लगा देते हैं, उन पर पिक्चर्स बने होते हैं, तो वहाँ पर दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, तो वो भी क्या थी, वो एक प्रेजेंटेशन ही थी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को दी जा रही है. ओके, तो या फिर हम डायरेक्टली बोलकर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी एक तरह की प्रेजेंटेशन ही है. ठीक है, तो पहले तो बहुत थोड़े से और तरीके होते थे, हम एक या दो तरीका यूज करते थे कोई इन्फॉर्मेशन दूसरों के सामने डिलीवर करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए. बट आजकल जो ये कंप्यूटर के आने की वजह से, ठीक है, और कंप्यूटर फील्ड में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने की वजह से हमने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिनकी हेल्प से इन्फॉर्मेशन जो है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, उसको हम कई फॉर्म्स में यूज़र के सामने शो कर सकते हैं. हम ऑडियो भी उसमें डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है, इमेजेस भी डाल सकते हैं, लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो भी डाल सकते हैं. ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमेशन, ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं, वो लगा सकते हैं. तो ये सारा काम अब जो यानी जो प्रेजेंटेशन, जो इन्फॉर्मेशन है यूजर्स के सामने, वो बहुत ही
ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक है। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर, आजकल जो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके नेम क्या हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। एक्चुअली ये लिब्रे ऑफिस एक कंपनी का नाम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, ऐसे लिब्रे ऑफिस एक कंपनी का नाम है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ये सारी, और ऐसी ओपन ऑफिस भी है। तो इन दोनों ने, लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस ने इम्प्रेस नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया। तो पूरा नाम इनका हो जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और इसका ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ओके। एक अडोबी कनेक्ट नाम से आती है, अडोबी कंपनी का नाम है, एक्चुअली कनेक्ट उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर का नाम रखा है। जैसे आपने ये नाम शायद ना सुने हो, बट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सुना होगा, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी का नाम है, और पावर पॉइंट क्या है, इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। तो पूरा नाम अगर हम मिलाएं कंपनी के नेम के साथ मिला के, तो नाम क्या बनता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ऐसे ही इनके भी नाम है, ऐसे गूगल स्लाइड्स है, गूगल कंपनी है, उसने स्लाइड्स नाम से एक एप्लीकेशंस बना रखी है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्चुअली हम जो कवर करेंगे इस चैप्टर में, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वैसे तो ये भी हैं, पॉपुलर हैं काफ़ी ज़्यादा, बट फिर भी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक्चुअली पता है क्या, अगर आपने कोई भी एक बार सीख ली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, चाहे पावर पॉइंट को सीख लिया या इम्प्रेस को या ओपन ऑफिस इम्प्रेस को, ठीक है, या इनमें से कोई भी, ये सारे लगभग सेम ही वर्क करते हैं, ओके। अगर आपने एक को चलाना सीख लिया कि किस में कैसे वर्क करते हैं, तो आपको सारी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली खुद यूज़ करनी आ जाएंगी, ओके। तो अब बात करते हैं एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन होती है, हमने थोड़ा सा ये तो समझ लिया क्या होता है, बट डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, कि प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है। एग्जाम में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो एक बार इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। एक जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होता है, स्लाइड्स का कलेक्शन होती है, अरेंज इन ए सिक्वेंशियल मैनर, जिनको एक सिक्वेंस में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज उन स्लाइड्स को लगाया जाता है। टू कन्वे, अपनी बात कहने के लिए, परसुएड, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, या टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, या फिर सिंपली कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देने के लिए, ठीक है। मतलब किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके लिए हम कुछ स्लाइड्स को जब अरेंज कर लेते हैं सिक्वेंशियल मैनर में, और एक एक करके वो स्लाइड्स उनको दिखाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, स्लाइड। अब ये वर्ड शायद आपने पहले ना सुना हो। स्लाइड हम किसे बोलते हैं, एक्चुअली स्लाइड, जैसे आप MS वर्ड में जब काम करते हो, तो आप जो काम करते हो क्या करते हो, पहले एक पेज पे कोई काम किया, जब वो पेज कंप्लीट हो गया फिर दूसरे पेज पर कुछ काम करते हैं, फिर वो जो कंप्लीट हो जाता है तीसरे पेज पर। या बुक्स आप देखते हो, बुक्स में भी जो बहुत सारा मटेरियल ऐसा नहीं था सारा का सारा एक ही पेज पे लिख दिया, तो हम अपने वर्क को अलग अलग पेजेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेम प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेजेस होते हैं ना, उनको हम स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग पेज नहीं बोलेंगे, स्लाइड बोलेंगे। तो स्लाइड वैसे सेम ही चीज़ है, जैसे MS वर्ड में पेज होते हैं, यहाँ पर स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इन्फॉर्मेशन को एक एक पेज करके यूजर के सामने डिस्प्ले कराया जाता है। जैसे पहले एक पेज दिखाया, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, ठीक है, पूरा एक पेज इकट्ठा दिखाया जाता है, और उस पेज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, स्लाइड कैन बी डिफाइंड एज डिजिटल और एन इलेक्ट्रॉनिक पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेज है किसी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। अब एक वर्ड लिखा, स्लाइड शो। स्लाइड शो किसे कहते हैं, जब आपने जैसे प्रेजेंटेशन जब बनाते हो तो क्या करते हो, बहुत सारी स्लाइड बनाते हैं, मतलब बहुत सारे पेज बनाते हैं, तो हर पेज पर हम अलग अलग वर्क लिख लेते हैं या इमेजेस वगैरह लगा लेते हैं, ओके। फिर क्या करते हैं, इन एक एक पेज को सीक्वेंस वाइज डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पर। जैसे ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इस पर पहले एक पेज शो कराया,
फिर दूसरा पेज शो कराया, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, यानी जो स्लाइड्स बोलेंगे। तो एक एक करके जो स्लाइड को हम प्रेजेंट कराते हैं, शो कराते हैं फुल स्क्रीन पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। तो क्या लिखा है, ए स्लाइड शो इज अ सिक्वेंशियल डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स which is shown to the audience with an objective to providing information। स्लाइड शो का मतलब क्या है कि सीक्वेंस में एक एक स्लाइड को यूजर्स के या ऑडियंस के सामने डिस्प्ले कराना, ताकि विद एन ऑब्जेक्टिव, किस लक्ष्य के साथ, हमारा लक्ष्य ये होता है इस लक्ष्य के साथ कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा सके या एक्सचेंज किया जा सके, ठीक है, या किसी आइडिया को, ओके, या हमारे विचारों को, व्यूज़ ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम किसी भी टॉपिक पर अपने विचार एक्सचेंज करना चाहते हैं, कोई अपना आइडिया बताना चाहते हैं दूसरों को, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, स्लाइड क्या होता है, स्लाइड शो क्या होता है, और प्रेजेंटेशन क्या होता है, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स जो अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक्चुअली ये जो हम आज वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल चीज़ें ना मोस्टली बोरिंग लगती हैं स्टूडेंट्स को। तो कोई बात नहीं, बट अब इस चैप्टर के बाद जब नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे तो वहाँ से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो तब बोरिंग नहीं लगेगा, फिर अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उससे पहले लेकिन, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, तब भी हम प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो नाउ आगे बात करते हैं। हमने प्रेजेंटेशन तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ए प्रेजेंटेशन। जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए प्रेजेंटेशन। कंपोनेंट का मतलब यही होता है सिंपल, किसी भी चीज़ के जब आप कंपोनेंट की बात करते हैं, भाई इसके कंपोनेंट बताओ, तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, वो उसके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप बोलो हाउस है, आपका घर है, हाउस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब हाउस किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ब्रिक्स, ईंटें जो हैं, सीमेंट्स, ठीक है, लकड़ी, वुड, तो ये सारे क्या हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए। और जो भी कुछ आप हमने मतलब घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया, वो सब क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी मतलब जो जो चीज़ें उसके पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही जो प्रेजेंटेशन होते हैं, उन प्रेजेंटेशन जो बनती है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती है, तो वो यहाँ पे लिखे हैं। जैसे फर्स्ट, रेगुलर टेक्स्ट और लिस्ट आइटम। हम नॉर्मली टेक्स्ट लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। बैकग्राउंड एंड टाइटल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड लगाए जा सकते हैं, टाइटल्स लगाए जा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये हम अभी जब प्रैक्टिकल करना सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा ग्राफिक एलिमेंट्स, ग्राफिक एलिमेंट्स मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जो नॉर्मली पिक्चर या वीडियो की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम ग्राफिकल एलिमेंट्स। जैसे क्लिप आर्ट लगा सकते हो आप, शेप लगा सकते हो अलग अलग तरह की, 3D ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है, टेबल्स बना सकते हो आप। तो ये क्या कहलाता है, ग्राफिकल एलिमेंट्स। ये सब चीज़ें भी यूज कर सकते हैं हम प्रेजेंटेशन के अंदर। ऑडियो, आप अपनी ऑडियो को भी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो, मतलब साउंड को, ओके, वीडियो को भी डाल सकते हो, कोई वीडियो भी आप प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हो। ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ये डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स होते हैं जिससे जो हमारी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तब हम करेंगे, तो ये भी इसके कंपोनेंट होते हैं। हेडर एंड फुटर, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपको हर स्लाइड के टॉप या बॉटम में आपको डिस्प्ले करानी हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेडर एंड फुटर। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हर स्लाइड के टॉप में है उसको क्या बोलते हैं, हेडर। जो हर स्लाइड के बॉटम में कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फुटर। तो ये भी हम लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम आप डिस्प्ले करा सकते हो अपने स्लाइड के अंदर। स्लाइड नंबर आप शो कर सकते हो कि भाई ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो डाबली रखें, ये स्लाइड नंबर है, ये फुटर लिखा है, यानी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पेज के बॉटम में दिखाई दे रही है। टाइटल, ये ऊपर टाइटल आया हुआ है इसका। ये बैकग्राउंड में जो अभी बैकग्राउंड कैसा है, इसका वाइट कलर का बैकग्राउंड है यहाँ पर, बट हम डिफरेंट बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा दिखाई दे रहा है ये क्या है, बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर डेट भी शो की कराई गई है, यहाँ पर आप देखो तो डेट शो करा रखी है, ठीक है। तो ये क्या था, कंपोनेंट ऑफ अवर प्रेजेंटेशन। तो अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन। एक्चुअली जो ये मैंने वीडियो बनाया ना, तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का ही यूज करके बनाया। आपने देखा अभी फर्स्ट पेज हम कर रहे थे, तो फर्स्ट पेज में क्या था, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई, आपको समझाई
ठीक है, अब ये सेकंड स्लाइड आई है, देखो मैं अभी पीछे दिखाऊं, वापस करूं आपको, तो ये देखो फर्स्ट पेज था, ठीक है, अब मैंने जब सेकंड किया तो अब ये सेकंड पेज आपके सामने आएगा। तो ये देखो सेकंड पेज, ये जो हमने बात की ना एनिमेशन और ट्रांजिशन, अब ये एक पेज से जब दूसरा पेज बदल के आ रहा है, ये क्या है, ये एक मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया हुआ है इस प्रेजेंटेशन में, ठीक है, यानी जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज होगी तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो एक थोड़ा सा ना पेज पे ऐसे पीछे हट के फिर ऐसे आगे से आया था अभी जब मैंने चेंज किया पेज को, तो ये कहते हैं एक ट्रांजिशन इफेक्ट था। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं ट्रांजिशन के और एनिमेशन के भी होते हैं, तो वो हम जब करेंगे इनको कैसे लगाते हैं वो कैसे, तो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। ये पूरा वीडियो जो मैंने आपको तैयार किया जो आप देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके ही किया है, पावर पॉइंट का यूज करके मैंने इस वीडियो को बनाया है पूरा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन। एक जो अच्छी प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है उसके अंदर क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट इज वेल डिज़ाइन। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए। डिज़ाइन होने का मतलब ये नहीं आप उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दो उसको अच्छा बनाने के, लुक बनाने के। डिज़ाइन का मतलब है कि आप उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा रहना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप ऑडियंस को देना चाहते हो, शो करना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन उन तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, वेल डिज़ाइंड है। भाई जो जैसे स्लाइड्स आप सीक्वेंस में लगाते हो तो पहले जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो पहली स्लाइड पे आनी चाहिए, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो दूसरी स्लाइड पे। ऐसा ना हो कि जो इन्फॉर्मेशन पहले बतानी थी वो तो आपने बाद में बता रहे हो, और जो बाद में बतानी थी वो शुरू में ही बता दी, तो सारे ऑडियंस होगी क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगी। तो वेल डिज़ाइन का मतलब क्या है कि आप अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन करो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सी स्लाइड पर होनी चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कैसा रखना चाहिए, फॉन्ट का साइज कितना रखना चाहिए, सारी बातें क्या है, वेल डिज़ाइन। नंबर ऑफ लाइंस, हमें जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं एक पेज पर बहुत सारी लाइंस नहीं लिखनी चाहिए। एक्चुअली जो ये अभी थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, ठीक है, क्योंकि मुझे बुक में से पढ़ाना था तो इसलिए इसमें तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन एक्चुअली में जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो देखो प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, मैं थोड़ा सा हाँ ये और बता देता हूँ आपको। जो प्रेजेंटेशन बनाने का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि ऑडियंस को हमें अपनी बात को समझाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन होते हैं नॉर्मली क्या किया जाता है, एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस बैठ जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो 100 लोग बैठ गए, 200 500 लोग तक भी बैठते हैं, उन सबको एक साथ कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो वो अब हम किसी मोबाइल या लैपटॉप पे तो दिखा नहीं सकते इतने सारे लोगों को। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन, प्रोजेक्टर जो बोलते हैं, वो उनके सामने लगा देते हैं, ठीक है, और उस पर इस प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को रन करते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने ज़्यादा क्यों लिख रखा है, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आप एक अकेले अकेले अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर पर देखेंगे तो आपको तो ये सारी लाइंस वैसे भी विजिबल हो जाएंगी, लेकिन जब इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने जब हम प्रेजेंटेशन शो करनी होती है तो वहाँ पर आप इतना ज़्यादा टेक्स्ट अगर लिख देंगे तो जो पीछे ऑडियंस बैठी होगी, अब स्क्रीन उनसे इतनी ज़्यादा दूर होगी, इतनी सारी लाइनें, पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा और समझ में भी आएगा तो वो सारे इसको पढ़ने में लगे रहेंगे, आप उनको बोल के क्या समझा रहे हो उस बात पर उनका फोकस ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो लाइन्स हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं वो 5 से 8 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लाइड पर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद है यूज़ ऑफ कलर। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब स्पेशली बच्चे जब शुरू में बनाना सीखते हैं प्रेजेंटेशन, वो अलग अलग कलर, ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर होते हैं ना, वो बार बार यूज करते रहते हैं बस, ठीक है। एक्चुअली कलर्स ठीक है यूज़ करने चाहिए, बट ऐसे कलर यूज करने चाहिए, एक तो जो आपने जैसे टेक्स्ट लिखा है कोई चीज़ हो, जो बैकग्राउंड का कलर है वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर हो, मतलब दोनों चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। दोनों चीज़ें का मतलब बल्कि बैकग्राउंड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड में आपने बहुत हाई मतलब ग्राफिक्स वाला कोई इमेज लगा दी जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस वगैरह मतलब कुछ डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, तो जो ऑडियंस होगा उसका ध्यान उस बैकग्राउंड पे ही रहेगा, जो टेक्स्ट लिखा है आपने या जो बात बताना चाह रहे हो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो कलर्स वगैरह आप यूज करते हो इस तरीके से यूज करो कि आपका कंटेंट क्लियरली डिस्प्ले हो, मेन जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले हो, ठीक है। फॉर्मेट फॉर परफेक्शन,
अपने फॉर्मेटिंग है वो अच्छे से करनी है कि ये ध्यान में रखना है कि टोटल कितनी ऑडियंस आपके सामने बैठने वाली है। तो अगर कम ऑडियंस है तो आप थोड़ा सा साइज छोटा भी रख सकते हो, क्योंकि सारे पास पास बैठेंगे तो छोटा साइज दिख जाएगा सबको। बट अगर ज़्यादा ऑडियंस के सामने देनी है तो साइज जो है उसका बड़ा ही रखना पड़ेगा। बस जैसे एक स्लाइड पर आप बहुत कम लाइंस या वर्ड्स लिखो, ठीक है, ताकि वो दूर तक पीछे तक जो बैठे हैं ऑडियंस उन सबको भी दिखता रहे। ओके, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कलर कैसा रखना है, टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है, एक पेज पर कितनी इमेजेस वगैरह लगानी है। तो ये सब आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस कैसी है, आप उसको प्रेजेंट कहाँ करने वाले हैं, इन सब बातों के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है यूज़ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब इमेजेस। जब हम इमेज लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, आप कम साइज वाली जो छोटी इमेजेस होते हैं, जब उसको जैसे हम कहीं पेज पे लगाते हैं तो इस इमेज को ऐसे बड़ा कर देते हैं खींच के। आपने कई बार यूज़ किया हुआ ना। तो आप कोई इमेज जो जिसका साइज कम हो उसको खींच के जब बड़ा करते हो तो क्या होता है, बीच में उसमें बॉक्सेस बॉक्सेस से नज़र आने लगते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली बोलते हैं उसके पिक्सल फट गए। तो ऐसा कब होता है, जब आपकी जो इमेज है वो लो क्वालिटी की होती है। तो इसीलिए जब आपको इमेज लगाना है वो हाई क्वालिटी वाली इमेज को प्रेजेंटेशन के अंदर लगाएं, ताकि वो क्लियरिटी नज़र आए बच्चों को। अगर इमेज ऐसे फटी फटी से नज़र आएगी तो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ फिर नहीं आएगी। नेक्स्ट, एनिमेशन एंड वीडियोज। एनिमेशंस अभी हम सीखेंगे क्या होते हैं, वो आपको लगाने होते हैं। कोई अगर वीडियो है तो वो भी लगाना है, बट ऐसे नहीं। नॉर्मली क्या होता है, ये एनिमेशन और वीडियो वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है। और स्पेशली जब बच्चों को लगता है, बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही लगता है जब सीखते हैं उस टाइम पे, तो वो क्या करते हैं कि एक ही स्लाइड पे बहुत सारी एनिमेशन लगा दी, कई सारे वीडियो लगा दिए एक ही स्लाइड पर। बट इससे क्या होता है, ऑडियंस का ध्यान डाइवर्ट होता है। तो एक स्लाइड पर एक एनिमेशन, एक या दो एनिमेशन और एक वीडियो बस, इससे ज़्यादा फिर नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर उनका बस वो अलग अलग वीडियो देखते रहें, कभी ये देख रहे हैं कभी वो देख रहे हैं, उनका ध्यान मेन इन्फॉर्मेशन पे फिर स्लिप कर जाएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। जब आपने टेक्स्ट लिखा है उसको ध्यान से चेक कर लें कि उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपने जो बातें लिखी हैं वो सारी करेक्ट हों, ठीक है। तो ये चेक करना होता है। तो इसको बोलते हैं हम करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। इसके लिए कुछ टूल्स भी दे रखे होते हैं। रिव्यू टैब हम जब पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में तो वहाँ देखें रिव्यू टैब में कुछ डायरेक्ट हमें कुछ ऐसे टूल्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हम स्पेलिंग वगैरह ग्रामर मिस्टेक्स जो है उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरी प्रेजेंटेशन में एक एक करके। तो वो चेक हमें जरूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज कीप इट सिंपल। प्रेजेंटेशन को सिंपल रखना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है हमारा प्रेजेंटेशन का कि अपनी बात को ऑडियंस को समझाना है। अगर उसमें आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले वर्ड, डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस यूज़ करोगे, ठीक है, ऐसी ऐसी ग्राफिक्स लगा दोगे जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है, तो उनको ऑडियंस को वो समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए सिंपल रखनी है, अपनी बातों को सिंपल रखना है ताकि सबको आराम से वो समझ आ जाए, तभी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट इज मिनिमाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन स्लाइड। अपनी स्लाइड में बहुत ज़्यादा डेटा ना डालें। जैसे नंबर्स वगैरह डालने हैं, कोई डेटा आपने बताया है कि आप सपोज करो पिछले 100 साल में टाइगर्स की नंबर बता रहे हो कि जैसे 1991 में, सॉरी 1901 में इतने टाइगर्स थे, फिर 2 में इतने हो गए, 3 में इतने हो गए, 4 में इतने हो गए, 5 में इतने हो गए, और अलग अलग स्टेट का भी बता रखा है। हरियाणा में इतने थे, पंजाब में इतने थे, उत्तर प्रदेश में इतने थे, बिहार में इतने थे। तो एक ही पेज पे इतना सारा डेटा डाल दिया तो जो ऑडियंस होगी वो तो नंबर्स को ही पढ़ती रह जाएगी। तो इनको क्या बोलते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये जो नंबर्स होते हैं, जब कोई टेबल में डेटा डिस्प्ले करो तो बहुत ज़्यादा डेटा डिस्प्ले नहीं कराना, मेन इंपॉर्टेंट डेटा। जैसे आपको 100 साल का डेटा डिस्प्ले कराना तो एक एक साल का डिस्प्ले कराने की बजाय आप ग्रुप में बांट दो कि भाई पहले 20 साल में इतने थे, फिर अगले 20 साल में इतने, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी यूजर्स उसको देख लेंगे और वो समझ भी आएगा। 100 साल का किसी को ना तो वो पढ़ेंगे ना याद रहेगा, अच्छा कौन से साल में कितना था, कौन से साल में कितना, याद भी नहीं रहेगा। तो क्या फ़ायदा है इतना बहुत ज़्यादा डेटा डालने का। ओके, तो ये था। नाउ अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो ये फिर से ट्रांजिशन इफेक्ट आया था जब मैंने नेक्स्ट पेज किया तो ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एडिट रूथलेसली। रूथलेसली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल निर्दयता से। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बनाया, उसको एडिट करना है बिल्कुल निर्दयता से, ठीक है। मतलब दया बिल्कुल नहीं दिखानी। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, दया दिखाने से ये मतलब नहीं है इसको पकड़ पकड़ के फाड़ दिया, चीर दिया, नहीं।
एडिट का मतलब चेंज करने हैं, बट कैसे, ये सोच करके, जैसे हम नॉर्मली एक्चुअली क्या होता है जब हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, उसको तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी बनाई है, और दूसरों की प्रेजेंटेशन जब कभी देखते हैं ना तो उसमें कमियां निकालते रहते हैं, इसमें तो ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, इसने यहाँ अच्छा कलर नहीं लगाया, इसने अच्छी इमेज नहीं लगाई, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हम दूसरों में तो कमियां ढूंढते हैं बट अपनी में नहीं ढूंढते, बट लेकिन हमें यहाँ पे उल्टा करना है। जब प्रेजेंटेशन आप बनाते हो तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को एक बार बनाने के बाद पूरा देखना है, और उसको ये सोच के देखना है ये किसी और की प्रेजेंटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमियां निकालनी है और उन कमियों को फिर ठीक करना है। ठीक है, आपने यूँ सोचा है दूसरे के अंदर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमियां निकालनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिट रूथलेसली, कि अपनी ही प्रेजेंटेशन पे कोई दया नहीं दिखानी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने कमियां ढूंढनी, अच्छा ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बन सके। ओके, पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन, कि जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, देखो उसकी हमने आपने पढ़ा, ये तो सुना ही होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, तो कोई भी चीज़ हो गई कि जब पहली बार आप किसी इंसान के सामने आते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका जैसा होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बना रहता है उन पर। ओके, तो इसी का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन आप दिखाओगे तो उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेशन अच्छा लगना चाहिए। अगर एक बार प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग की एक दो स्लाइड्स है वो इंटरेस्टिंग हुई, तो ऑडियंस बाकी की स्लाइड्स को भी पूरे इंटरेस्ट के साथ देखेगी और पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान लगा के उस पर फोकस करेगी। ठीक है, तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही मान लो आपने एक दो स्लाइड लगाई, बोरिंग सी लगी यूजर्स को, तो क्या होगा, बस उनका लगेगा कि नहीं यार क्या बोर कर रहा है ये, तो वो आपस में या तो बातें करने लग जाएंगे ऑडियंस। ओके, जैसे स्कूल में क्लासेस के अंदर भी होता है, स्टूडेंट्स के अंदर अगर टीचर्स शुरू में आते ही कुछ नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक छेड़ दे, बस सब फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, आगे की बातें भी ध्यान से सुनते हैं। लेकिन आते ही टीचर्स शुरू में ही थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर स्टार्ट करे तो क्या होता है, फिर किसी का ध्यान नहीं रहता, सब उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यही है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली कुछ स्लाइड्स जो है वो ऐसे होने चाहिए बस यूजर देखते ही लगे उनको, अरे अब आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन, कि आपकी जो स्टार्टिंग है प्रेजेंटेशन वो अपने बहुत अच्छी बनानी है, कि देखते ही यूजर्स को लगे हाँ इस प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छा आने वाला है, ऑडियंस को ऐसा लगे तो वो उसको ध्यान से देखें। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर 15। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।